अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुइसु। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सैंपल से अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशंस को पास करवाते हैं तो वो सैंपल क्या करता है, इंटरेक्शन करता है हमारे पास आने वाली रेस के साथ और उसको ही एब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब चूंकि जो आने वाली रेस थी वो यूवी विजिबल रेडिएशन थी, इस वजह से हमारे पास जो सैंपल है उसमें मॉलिक्यूल्स में एक एक्साइटेशन शो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसको हम देखते हैं कि ये होता क्या है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए सैंपल, देन सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये होमो क्या होता है और ल्यूमो क्या होता है। ये बात तो ठीक है ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा जब हमारे पास वो सैंपल उस यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यूवी विजिबल रेडिएशन होती है वो इस रेंज में होती है कि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन करवा सकती हैं। ठीक है। अब ये होमो ल्यूमो क्या होता है? होमो स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड ल्यूमो स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये है कि इसका मतलब क्या है होमो का या ल्यूमो का। इससे रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जिनका आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको फिर ये एनर्जी डायग्राम समझ आ सके। अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी अगर आप ये पॉइंट्स नहीं समझते हैं तो। लेट अस स्टार्ट। होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब होमो के अंदर आते कौन कौन से ऑर्बिटल है? वो तो ठीक है ना कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आते हैं। और जो हमारे पास ल्यूमो, जो जिसको हम कहते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसके अंदर हमारे पास आते कौन कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आते हैं। अब आपको ये पता है कि जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली कि वो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास नॉन पेयर पड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास होमो कहा क्यों जाता है, मतलब इसको हम कहते हैं ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसको बाय नेम ऐसा क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इसकी रीजन ये होती है, इसको हम इस वजह से नहीं कह रहे होते कि इसकी एनर्जी हाई होती है ओवरऑल तमाम ऑर्बिटल्स की निस्बत। इस बेस पर हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि होमो हमारे पास एनर्जी हाई होने वाला होता है, बल्कि हम होमो या ल्यूमो, हम ये ऑर्बिटल्स की ये जो नेम रखते हैं ना, हम बेसिकली रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। तो बेसिकली होमो किसे कहते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। और ल्यूमो कौन से होते हैं? ऐसे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या तो वो ज्यादातर केसेस में एम्प्टी होते हैं, और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो फिल्ड होते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लेकिन एज कम्पेयर टू होमो, हमारे पास लूमो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है भी तो वो एज कम्पेयर टू होमो बहुत कम होते हैं। ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है कि होमो से क्या मुराद है? नॉट हाईएस्ट एनर्जी ओवरऑल, जस्ट हाईएस्ट अमंग ऑर्बिटल्स दैट हैव इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लूमो के बारे में मैंने क्या लिखा है? लूमो के बारे में नॉट लोवेस्ट एनर्जी ओवरऑल, यानी तमाम ऑर्बिटल्स की निस्बत इसकी एनर्जी कम नहीं होती है, बल्कि इसको इसलिए लूमो कहा जाता है क्योंकि इसके पास लोवेस्ट अमंग द ऑर्बिटल्स दैट आर एम्प्टी। क्योंकि ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं या तो वो एम्प्टी होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन या तो होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो सबसे कम वाले होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों समझाया एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, ताकि आपको एनर्जी डायग्राम समझ आ सके। अगर तो ये आपका पॉइंट क्लियर है तो ही आपको ये एनर्जी डायग्राम समझ आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। हम अपनी एनर्जी डायग्राम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम जब एनर्जी डायग्राम ड्रा करते हैं ना तो उसमें सबसे पहले हम अपने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को रखते हैं, उसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को, और फिर उसके ऊपर हमारे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आते हैं। ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसी लिहाज से मैंने अपने बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है। स्टूडेंट्स, एक बात देखें, सबसे पहले सिग्मा है, उसके बाद पाई है, उसके बाद एन। एन हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर जहाँ पे आते हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग होंगे, और सिग्मा और पाई हमारे पास ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर हमारे पास होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब ये कैसे अरेंज करते हैं ये आप लोग जानते ही हैं। एनर्जी डायग्राम में सबसे पहले सिग्मा आता है, फिर पाई आता है, फिर एन आता है, फिर पाई स्टार आता है, और फिर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आते हैं। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये हमारे पास होते हैं होमो, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं होमो। होमो में कौन से आते हैं? बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। और जो सबसे ऊपर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो हमारे पास ल्यूमो में आ जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ल्यूमो, इसका क्या मतलब था? लोवेस्ट, क्या इसका क्या स्टैंड फॉर करता था? ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल।
लेकिन अगर हम एनर्जी डायग्राम में देखें तो जो हमारे पास हमारे इसका नाम है लोवेस्ट है, लेकिन एनर्जी डायग्राम में तो सबसे टॉप पर है। और होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन एनर्जी डायग्राम में तो वो सबसे नीचे है। देखिए बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही थे ना हमारे होमो, और ये एनर्जी डायग्राम में सबसे नीचे है। तो इसी वजह से मैं आपको ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, होमो या ल्यूमो को हम एनर्जी की बेस पे नहीं कहते हैं। होमो या ल्यूमो हम उसको इस बेस पे कहते हैं कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बेस पर हम होमो को कहते हैं कि उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तमाम ऑर्बिटल्स की निस्बत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाला। और ल्यूमो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके पास तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की निस्बत या तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है या फिर वो एम्प्टी होते हैं। तो ज्यादातर केसेस में ल्यूमो एम्प्टी होता है। इसको एनर्जी की बेस पर हम इसके नाम नहीं रखते हैं, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात है यहाँ पे हमारे पास, अब बात ये आती है होमो की एनर्जी कम क्यों होती है और ल्यूमो इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों होती है। तो बेसिकली इसका ताल्लुक भी ना बिला वास्ता हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चला जाता है। देखिए हमारे पास जो हमारे मॉलिक बॉन्डिंग और जो हमारी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो, उसका मैंने क्या बताया था आपको कि वो फील्ड होते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब जैसे जैसे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती जाती है वो ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। और हम ये भी जानते हैं स्टेबिलिटी के ज्यादा होने से एनर्जी कम हो जाती है। इसी तरह इसीलिए हमारे पास जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, एनर्जी इनकी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एम्प्टी होते हैं, और इसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल रखी है। जब इसको आप समझ लेंगे तो आपको ये जो इसका इससे आपके 3 पॉइंट इजीली क्लियर हो जाएंगे। एक वो होमो ल्यूमो होता क्या है, इसको एनर्जी के लिहाज से कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कैसे कहते हैं, और चौथा पॉइंट हमारे पास एनर्जी के लिहाज से, यानी कि जो मैंने आपको बाकी सारी जितनी भी अभी तक बातें बताई हैं वो सारी की सारी इस एग्जाम्पल में आके आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट करें, मेरे सामने 4 डब्बे पड़े हैं, 4 बॉक्सेस हैं और उसमें मैंने किताबें रखी हुई हैं। अब 4 बॉक्सेस का साइज ना बिल्कुल सेम एक जैसा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, 4 बॉक्सेस हैं, 4 के 4 का साइज सेम है। इनको आप समझेंगे कि ये ऑर्बिटल्स की तरह है और इसके अंदर मौजूद ये जो बुक्स हैं इसको आप सपोज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। अच्छा मैं किसी स्टूडेंट से कहती हूँ कि इसमें से सबसे जो भारी वाला डब्बा है ना वो उठा के मेरे सामने ले आए, तो जाहिर है कोई भी स्टूडेंट होगा वो भागकर मुझे बॉक्स नंबर 4 है वो सामने मेरे ला के रख देगा कि ये सबसे ज़्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा किताबें हैं। इसी तरह अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि वो डब्बा उठा के लाएं जो सबसे ज़्यादा हल्का है, तो जाहिर है वो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होगा वो बॉक्स नंबर 1 को मेरे सामने ला के रख देगा क्योंकि ये सबसे हल्का है। इसमें सिर्फ 2 किताबें हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस। देखें बॉक्स 2 में 3 है, 3 वाले में 4 है, और ये तो फुल फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन। अब आपने इसको ऐसे समझना है, ये जो बॉक्स 1 है ये बेसिकली हमारे पास ल्यूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो होमो है ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कि कैसे? मैंने ल्यूमो के बारे में बताया था आपको कि ये हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स इनमें एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स कम होते हैं या फिर एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 में एज कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बुक्स सबसे कम है, तो ये ल्यूमो के तौर पे एक्ट करेगा। और बॉक्स नंबर 4 ये होमो के तौर पे एक्ट करेगा। क्यों? मैंने कहा था आपको कि होमो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो बॉक्स नंबर 4 फुल फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, यानी कि बुक्स के साथ, जिसको मैंने आपको कहा था कि आपने सपोज करना है एज इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास ये होमो के तौर पे ऐड करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हम कैसे करते हैं होमो ल्यूमो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा है एनर्जी के लिहाज से, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं बॉक्स नंबर 1 है और 4 है मेरे सामने, ऐसे ही है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि मुझे इसमें और किताबें डाल दो, यानी कि किताबें से मुराद मेरी यही है ना इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर दो, तो जो स्टूडेंट है हमारे पास बॉक्स नंबर 4 है जिसके पास, वो उसमें और किताबें नहीं डाल सकता, वो पहले से ही फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन जो बॉक्स नंबर 1 है इसके अंदर कैपेसिटी है और ज़्यादा किताबों के आने की, या आप कह लेंगे ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं या जिनको हम ल्यूमो कहते हैं, इसी वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा हाई होती है। आप कैपेसिटी ऑफ बॉक्स को ऐसे फर्ज कर लें कि वो हमारे पास बेसिकली एनर्जी है उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स के आने की। देखिए ना बॉक्स नंबर 1 ल्यूमो के तौर पे ऐड कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तौर पे, इसके पास कैपेसिटी है कि इसमें हम और किताबें डाल सकते हैं। इसके पास एनर्जी है यानी कि इसकी एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है यानी कैपेसिटी नहीं है। आपने कैपेसिटी को एज एनर्जी फर्ज कर लेना, सपोज कर लेना, इसमें वो एनर्जी नहीं है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। क्यों? ये फुल फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन के साथ और ये हमारे पास सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें और भी आ सकते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको लोगों को समझ आ चुका होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या कैसे होते हैं। होमो और ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से करते हैं हम इसको क्लासीफाई, ना कि एनर्जी के लिहाज से। और इसमें एनर्जी होमो की कम क्यों होती है, ल्यूमो की ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ तक हमने ये मैंने आपको बताया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है स्टूडेंट्स, इसको हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमने सैंपल पर रेडिएशंस को डाला, ऐसे ट्राई करती है ना सैंपल के साथ आके, तो वो सैंपल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है। लोबस एनर्जी, लोबस जो उनका ग्राउंड स्टेट थी वो उससे एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रही है। जा कौन रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्यों कहते हैं, आने वाले सैंपल ने जो उस पर पड़ने वाली शुआएं थी, रेडिएशन थी, उसके साथ इंटरेक्शन कैसा शो किया, उसको सारी को एब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और एक और बात है, यहाँ पे हमारे पास ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसको सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फिनोमिना हो रहा होता है, सेम फिनोमिना विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हो रहा होता है। अच्छा, आपने मेरे अल्फाज पे गौर किया, मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर आपको बता रही हूँ, यूवी विजिबल यानी कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे दो तरह की रेडिएशंस को मर्ज किया है, एक तो अल्ट्रा वायलेट और एक विजिबल। इसी वजह से हमारे पास ये जो रेंज होती है ना यूवी विजिबल की, चूंकि दो रेडिएशंस को मर्ज करके हम पढ़ रहे हैं और दोनों रेडिएशंस इकट्ठी आकर हमारे पास मतलब उस रेंज की रेडिएशंस को लेके हम अपने सैंपल पर से ट्राई करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी रेंज होती है ना यूवी विजिबल की, इस रेडिएशन की रेंज होती है 10 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। अब सिर्फ इसमें से हम यूवी की देखें ना तो वो होती है 10 से लेके 400 नैनोमीटर तक। और अगर हम इसमें सिर्फ विजिबल की देखें तो वो होती है 4 से 800। हम इकट्ठा मर्ज करके पढ़ रहे हैं यूवी विजिबल को, इस वजह से यूवी विजिबल रेडिएशन की रेंज क्या होती है, 10 से लेके 800 नैनोमीटर। ठीक है, मर्ज करके जो होती है वो भी रेंज मैंने बताई, अलग अलग यूवी की अलग और विजिबल की अलग मैंने आपको बताई। ठीक है, अब जाहिर है मैंने आपको क्या था, सैंपल ने एब्जॉर्प्शन शो की है आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। अब वो जो एब्जॉर्प्शन करेगा ना हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो दोनों रीजन में होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी 10 से 400 नैनोमीटर और विजिबल रीजन में भी यानी कि 400 से 800 नैनोमीटर, इन दोनों रीजन के अंदर वो एब्जॉर्प्शन को शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मेरे प्रीवियस लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो एलिमेंट है उधर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म होती है। इसमें हमारे पास ऑल टाइप ऑफ लाइट आ जाती है, विजिबल भी और इनविजिबल भी। विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट वो होती है जिसे हम इंसानी आँख से देख सकते हैं, इसे हम विबग्योर पढ़ते हैं विजिबल लाइट को, जो रेनबो के कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी तरह जो हमारे पास इनविजिबल लाइट्स होती हैं कि वो लाइट्स होती है जो हमें नजर नहीं आती, जैसे कि अल्ट्रा वॉयलेट है हमारे पास, जैसे माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे कहते हैं। अब बेसिकली ईएमआर के अंदर हमारे पास यूवी भी आ जाती है और विजिबल भी आ जाती है, इस वजह से मैंने बस यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा जी, हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, ये वो डिवाइस होता है जिसमें हम अपने सैंपल को एनालिसिस करते हैं उस पर मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस को डाल के। चूँकि हम यूवी विजिबल रेडिएशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जिक्र कर रही हूँ वो यूवी विजिबल का है। तो कहते हैं जो इस मकसद के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होते हैं, यानी कि जो डिवाइस यूज़ हो रहा है एनालिसिस ऑफ सैंपल के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर को देखने के लिए, वो क्या कहता है कि वो जो सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं ना, वो हमारे पास एब्जॉर्बेंस 10 से 200 नैनोमीटर तक शो नहीं करता है। ठीक है, पॉइंट क्या है, सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डू नॉट गिव एब्जॉर्बेंस ऑफ 10 to 200 नैनोमीटर बिकॉज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब दिस रेंज। बेसिकली जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम अपने सैंपल का एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, उस पर यूवी विजिबल रेडिएशन डाल के, जो 10 से 200 नैनोमीटर वाली रेडिएशन होती है उसकी जो एब्जॉर्बेंस होती है ना, वो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शो ही नहीं करता। अब हम चाहते ही हैं कि हमारी एब्जॉर्बेंस आए हमारे पास, ताकि हम उस अपने सैंपल का एनालिसिस कर सकें। अब वो जो एब्जॉर्बेंस है वो इस रेंज की आ ही नहीं रही, शो ही नहीं कर रहा। यूवी विजिबल की 10 से लेके 800 तक है और 10 से 200 नैनोमीटर वाली की तो वो शो ही नहीं कर रहा। तो ये हमारे लिए मसला है। तो इसका सोल्यूशन क्या साइंटिस्ट ने तलाश किया है, इसका सोल्यूशन ये तलाश किया है कि साइंटिस्ट लैब में वैक्यूम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। हमारी लैब्स में जो यूज़ होते हैं वो सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं। जो वैक्यूम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, जाहिर है वो वैक्यूम कंडीशन दे रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या किसी भी तरह के अदर पार्टिकल्स ऑफ गैस मौजूद नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये जो रेंज होती है 10 से 200 नैनोमीटर तक, ये भी हम उसके अंदर एब्जॉर्बेंस इस रेंज की भी हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं सैंपल के अंदर, जब वो इस रेंज को एब्जॉर्ब करेगा।
यानी कि 10 से 200 नैनोमीटर वाली रेंज सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं कर पा रहा, लेकिन जो वैक्यूम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो इसको शो कर देता है। ठीक है, इस वजह से इस तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम कहते हैं वैक्यूम यूवी रीजन। ये आप देख सकते हैं इसका वैक्यूम यूवी रीजन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास 200 से 400 नैनोमीटर वाली को भी हमारा सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्बेंस शो नहीं कर पाएगा। जब वो 10 से 200 वाली को शो नहीं कर पा रहा, 200 से 400 वाली को भी वो शो नहीं कर पाता, तो इस केस में जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं ना, बेसिकली उसको ये नाम भी रहता है कि वो नियर यूवी रीजन है। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, आप देखिए ना, यूवी की जो रेंज है वो 10 से लेके 400 तक है। ठीक है, अब 200 से 400 वाली जो रेंज होगी उसको हम कहेंगे कि वो करीब करीब है यूवी विजिबल रीजन के, इसमें उसको कहते हैं नियर यूवी रीजन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन बताया कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। इसमें मैंने आपको होमो ल्यूमो के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया विद डायग्राम के साथ, ताकि आपको किसी तरह कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक सोल्यूशन भी है उसका, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।